क्लास बेसिकली आज हम बात करेंगे रेक्टोवाजाइनल एग्जामिनेशन के बारे में। हम रेक्टोवाजाइनल एग्जामिनेशन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन का एक स्पेशलाइज्ड पेल्विक एग्जामिनेशन है जिसे सभी फीमेल्स में रूटीन तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, बल्कि कुछ स्पेशल क्लिनिकल इंडिकेशंस होते हैं तब किया जाता है। ये एग्जामिनेशन स्पेशली पोस्टीरियर पेल्विक स्ट्रक्चर्स को असेस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इस एग्जामिनेशन में एग्जामिनर की एक उंगली मतलब कि उसकी इंडेक्स फिंगर वजाइना में और दूसरी उंगली जो मिडल फिंगर या इंडेक्स फिंगर ये एग्जामिनर की टेक्निक के अकॉर्डिंग रेक्टम में डाली जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दोनों उंगलियों के बीच में जो रेक्टोवाजाइनल सेप्टम, पोस्टीरियर सर्विक्स, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूटरस, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स एंड पाउच ऑफ डॉगल्स, ठीक है, और रेक्टम और इसके आसपास के जो भी पेल्विक स्ट्रक्चर्स हैं इनका जो टच असेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो रेक्टोवाजाइनल एग्जामिनेशन स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस, रेक्टोवाजाइनल नोड्यूल्स या पोस्टीरियर पेल्विक मासेस, पेल्विक मैलिग्नेंसीज, डीप पेल्विक इन्फेक्शन और रेक्टल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, उनसे बचाव के लिए या उनसे उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट डज रेक्टोवाजाइनल मीन? देखो, रेक्टो का मतलब होता है रेक्टम, ठीक है, जिसको आप हिंदी में मलाशय बोलते हो, और वजाइनल मीन्स वजाइना या फिर योनि। मीन्स रेक्टोवाजाइनल एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें रेक्टम और वजाइना दोनों का एक साथ टच के थ्रू हम एग्जामिनेशन करते हैं। अभी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेक्टोवाजाइनल एग्जामिनेशन एक स्पेशलाइज्ड, ये भी बाई मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन है जिसमें एग्जामिनर एक उंगली वजाइना में और दूसरी उंगली रेक्टम में रख के दोनों के बीच की पेल्विक स्ट्रक्चर्स और इन सारी चीज़ों को पैल्पेट करता है ताकि जो भी पोस्टीरियर पेल्विक ऑर्गन्स और रेक्टोवाजाइनल टिश्यूज़ हैं इनकी नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस का असेसमेंट किया जा सके, ठीक है। तो इनके अब ओवरऑल खैर ये आप इमेजेस देख सकते हो, ठीक है, आपको दोनों तरीके से यहाँ पे दिख रहा है रेक्टम और वजाइनल दोनों, ठीक है। एंड ओके, अभी हम अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इनका मेन मोटिव होता है कि जो भी पोस्टीरियर पेल्विक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनका असेसमेंट करना, रेक्टोवाजाइनल सेप्टम का असेसमेंट करना या फिर पोस्टीरियर सरफेस जो होता है सर्विक्स और यूट्रस का, इसको असेस करना। उसके अलावा जो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स हैं इनकी जांच करना या फिर जो पाउच ऑफ डॉगल्स या डॉगलस जो है जिसको बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच है, ठीक है, इसका असेसमेंट करना। जो डीप एंडोमेट्रियोसिस है इनको पहचानना या फिर पोस्टीरियर पेल्विक मास का पता लगाना, पेल्विक मैलिग्नेंसी के जो फैलाव है उसका असेसमेंट करना या फिर रेक्टल पैथोलॉजी का एक प्राइमरी असेसमेंट कर सकते हैं। बाकी बायोमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन से जो हमें फाइंडिंग्स मिलते हैं उनको कंफर्म करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिकेशंस की बात करें, आपको बहुत सारे इंडिकेशंस मिलेंगे कुछ कंडीशंस में, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, स्पेशली डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस का अगर डाउट होता है तभी ऐसा करते हैं, या फिर क्रॉनिक पेल्विक पेन में अगर बहुत लंबे समय से कोई पेल्विक पेन का जो रीज़न है, ठीक है, इसके असेसमेंट के लिए। इसके अलावा सस्पेक्टेड पेल्विक मास या फिर बहुत सारी चीज़ें, पोस्टीरियर पेल्विक ट्यूमर या मास को समझना, एंडोमेट्रियोसिस या क्रॉनिक पीआईडी का डाउट, नोड्यूल्स या फाइब्रोसिस हैं, सर्वाइकल यूट्राइन या ओवरियन कैंसर, फिस्टुला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। एंड तो रेक्टल सिम्टम्स क्या आते हैं? रेक्टल पेन, ब्लीडिंग पर रेक्टम या फिर पेनफुल डेफिकेशन या फिर सस्पेक्टेड रेक्टल मास, ठीक है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन, फॉलोअप एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? देखो, कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत कम होती हैं, ठीक है,
लेकिन कुछ कंडीशंस में एग्ज़ामिनेशन को टालना या बहुत ज़्यादा हम केयरफुल होके इन चीज़ों को करना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन बताऊं कि अगर पेशेंट की सहमति नहीं है, मीन्स उसका इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है, तब तो हम कतई नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसको हम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कह सकते हैं। बट अगर हम रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, जैसे कि आप बाकी देख रहे हो, अगर सीवियर एनाल पेन है, ठीक है, या फिर एक्यूट एनाल फिशर, या फिर थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड्स, रेक्टल एनोरेक्टल रिसेंट एनोरेक्टल सर्जरी, सीवियर रेक्टल इन्फ्लोमेशन, एक्यूट पेरियनल एब्सेस और सीवियस ट्राउमा टू द एनल रीजन। ठीक है, इसके अलावा पेल्विक पेन या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वजाइनल ट्राउमा वगैरह। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। अब बात ये आती है कि एग्ज़ामिनेशन को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे आप पेशेंट से कंसेंट लेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें। तो पेशेंट प्रिपरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप पेशेंट को पूरा प्रोसीजर बताइए। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है ये बताइए और प्रोसीजर बताइए कि देखिए हमें आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमको बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी लग रही हैं जिसके लिए हमें रेक्टोवाजाइनल तरीका अपनाना पड़ेगा, जैसे ये सारी चीज़ें हमें करनी है, प्रोसीजर हमारा ऐसा होगा। ठीक है, इफ़ यू आर एग्री देन हम आगे बढ़ेंगे आपका कंसेंट लेके। कंसेंट सिर्फ मुंह से बोलने तक सीमित नहीं होता है। ठीक है, आपने कंसेंट फॉर्म देखा है, उसमें सारे प्रॉज एंड कॉन्स लिखे होते हैं, प्रोसीजर लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आप नहीं करना चाह रहे हैं, और इफ़ अगर बहुत लीगल अथॉरिटीज़ में या फिर पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, अगर कहता है अगर कुछ होता भी है तो जिम्मेदारी आपकी होगी और प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह लेके जिस पे एग्ज़ामिनर का भी साइन होगा और इवन आपके भी। ठीक है, विथ थंब इंप्रेशन। तो एक कंसेंट ले लेंगे। ठीक है, पेशेंट की स्पष्ट सहमति प्राप्त कीजिए कि हाँ पेशेंट को मैंने बताया कि आगे चल के ऐसा ऐसा होगा और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी सकता है, तो पेशेंट को उस पर एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से कि हाँ ठीक है, सारी हेडेक आपकी, कोशिश हमारी पूरी, बाकी चीज़ें आपकी। तो इस तरीके से एंड प्राइवेसी को इंश्योर करना ये एग्ज़ामिनर के लिए ज़रूरी है। मीन्स प्राइवेट रूम या कर्टेन का यूज़ करें। इफ़ हर बार की तरह अगर एग्ज़ामिनर क्या है, अगर एग्ज़ामिनर मेल पर्सन है तो उसके लिए एक फ़ीमेल कैपेरॉन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ब्लैडर एम्प्टी है तो पेशेंट को ब्लैडर खाली करने के लिए कहो। ठीक है, और एक्सप्लेन माइल्ड डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को आप ये ज़रूर बता दीजिए कि बहुत हल्की असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा कोई पेन या ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो तुरंत बताना है ना। हैंड हाइजीन, हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ करिए, स्टेराइल या क्लीन ग्लव्स पहने। लुब्रिकेशन मीन्स उंगलियों पर वाटर बेस्ड लुब्रिकेशन यूज़ कीजिए, लुब्रिकेंट। और पेशेंट को गहरी सांस लेने को और रिलैक्स रहने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, एग्ज़ामिनेशन टेबल, स्टेराइल ग्लव्स, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, ड्रेप्स, गुड लाइटनिंग, गॉज और टिश्यू, वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर। ठीक है, और सोप वगैरह, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, लाइट सोर्स अच्छा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो फर्स्टली अभी हम बात करेंगे यहाँ पे पेशेंट पोजीशन के बारे में। देखिए, रेक्टोवाजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मली लिथोटोमी पोजीशन में किया जाता है। तो पेशेंट क्या करता है, पीठ के बल बेसिकली लेटता है, दोनों घुटने वो अपने मोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों पैर अलग रखे जाते हैं, हिप्स जो हैं वो टेबल के किनारे के पास होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल प्राइवेसी बनाए रखी जाती है। ठीक है, तो अभी अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, देखो रेक्टोवाजाइनल एग्जामिनेशन करते टाइम कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाता है, जैसे कि इन्फॉर्म कंसेंट। अभी हमने बताया हमेशा एग्जामिनेशन से पहले सहमति लो। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ कुछ जेंटल टेक्निक्स होती हैं कि फिंगर का जो इंजर्शन है ये बहुत धीरे धीरे कीजिए। ठीक है, लुब्रिकेशन एडिक्वेट होना चाहिए, लुब्रिकेंट का आप सफिशिएंट यूज़ कीजिए।
पेशेंट को लगातार आप कंफर्ट करते रहिए, ठीक है, और हर स्ट्रक्चर को एक डिसाइडेड सीक्वेंस में ही एग्जामिन कीजिए, ठीक है। दोनों पेल्विक साइड्स को कंपेयर कीजिए, जिसको बोलते हैं बायलेटरल कंपैरिजन, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी फाइंडिंग्स हैं उनको क्लियरली आप रिकॉर्ड कीजिए। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके प्रोसीजर के बारे में। देखिए, प्रोसीजर की बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेशेंट को अभी हमने देखा था, पेशेंट पोजीशन क्या थी, लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। आप कंसेंट लीजिए, ग्लव्स पहनिए और लुब्रिकेंट का यूज़ कीजिए। मीन्स कि द पेशेंट इज प्लेस्ड कंफर्टेबली in the lithotomy position. Examiner explains each step of the procedure and encourages the patient to relax, and lubricant is applied generously to the examining fingers, ठीक है। उसके बाद क्या है, वजाइनल फिंगर इंजर्शन। एग्जामिनर क्या करता है, अपनी इंडेक्स फिंगर को धीरे धीरे वजाइना में एंटर कराएगा। So examiner gently insert the index finger on the dominant hand into the vagina while assessing the vaginal walls and cervix. उसके बाद रेक्टल फिंगर का इंजर्शन, मीन्स उसी हाथ की सेम मिडल फिंगर या फिर कोई भी टेक्निक के अकॉर्डिंग दूसरी उंगली को धीरे धीरे वो एनाल कैनाल से रेक्टम में एंटर कराया जाता है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, हम पेशेंट्स को गहरी सांस लेने के लिए कहेंगे ताकि वो एनाल स्फिंक्टर क्या हो सके, रिलैक्स हो सके, ठीक है। देन उसके बाद एब्डोमिनल हैंड प्लेसमेंट, दूसरा हाथ हम लोअर एब्डोमेन पे रखा जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल हैंड नीचे की ओर और वजाइनल और रेक्टल फिंगर्स ऊपर की तरफ एक प्रेशर देते हैं, जिससे क्या होता है, पेल्विक स्ट्रक्चर्स दोनों हाथों के बीच क्या होते हैं, पैल्पेट की जाती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे असेसमेंट ड्यूरिंग रेक्टो वजाइनल एग्जामिनेशन। क्या क्या चीज़ों को असेस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टो वजाइनल सेप्टम के बारे में। देखो, रेक्टो वजाइनल सेप्टम रेक्टम और वजाइना के बीच प्रेजेंट एक फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू है। क्या है ये, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू सेपरेटिंग द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल फ्रॉम द एंटीरियर रेक्टल वॉल। अब एग्जामिनर इसमें क्या असेस करेगा, उसकी थिकनेस, टेंडरनेस, नोड्यूल्स, मासेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, कि बहुत स्मूथ, थिन, मोबाइल, नॉन टेंडर, ये सारी चीज़ें। बट एब्नॉर्मल टाइम क्या होगा, थिकनिंग, ठीक है, थिकनिंग, फाइब्रोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, रेक्टोवजाइनल ट्यूमर, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और टेंडरनेस, थिकनिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, नोड्यूल्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, हम बात करेंगे सर्विक्स की। देखो, सर्विक्स, स्पेशली सर्विक्स की जो पोस्टीरियर सरफेस का हम यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, स्मूथ, फर्म, मोबाइल और कोई टेंडरनेस यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। मगर एबनॉर्मल क्या होगा, हो सकता है सर्विक्स फिक्स्ड हो सकता है सर्विक्स हार्ड हो, है ना, हो सकता है नोडुलैरिटी, टेंडरनेस, मैलिग्नेंसी या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, इसको हम सर्विसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट आएगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि यूट्रस, इसमें साइज, शेप, टेंडरनेस यहाँ भी दिखेंगे, मोबिलिटी, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है कि बहुत स्मूथ, बहुत मोबाइल, मीन्स मूवेबल और नॉर्मल कॉन्टार के होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल में क्या होगा कि एंडोमेट्रियोसिस या पीआईडी या फिर पेल्विक एडेशंस या मैलिग्नेंसी, ऐसे साइन बेसिकली मिल सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स। दोनों लिगामेंट्स को पोस्टीरियर फॉर्निक्स के पास में हम बेसिकली पैल्पेट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में बहुत पतले, बहुत मुलायम, या फिर बहुत क्लियर, या फिर बहुत क्लियर, मतलब बेसिकली पैल्पेबल नहीं होता है, कोई टेंडरनेस नहीं होती है। एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा कि बहुत थिक लिगामेंट या नोडुलैरिटी, टेंडरनेस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रोसिस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है पाउच ऑफ डॉगल्स, ठीक है। देखो पोस्टीरियर फॉर्निक्स के पीछे लोकेटेड एक सबसे निचला हिस्सा जिसको हम पेल्विक स्पेस कहते हैं, इसमें हम रेक्टो यूट्राइन पाउच भी तरीके से इसको बोलेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, देखो नॉर्मल फाइंडिंग्स ये होती है कि इसमें कोई फुलनेस आपको नहीं दिखेगी, कोई टेंडरनेस या कोई नोडुलैरिटी नहीं मिलेगी। अब नॉर्मल में क्या होगा कि टेंडरनेस, फुलनेस, फ्लूइड कलेक्शन, एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स, पेल्विक एब्सेस, ठीक है, और हीमोपेरिटोनियम कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में, और ट्यूमर डिपॉजिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है एडनेक्सा। दोनों तरफ अलग अलग पैल्पेशन किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई मास नहीं होता है, कोई टेंडरनेस नहीं होती है, ठीक है। मगर एबनॉर्मल में क्या होता है, एडनेक्सल मास, ओवरियन सिस्ट, ओवरियन ट्यूमर। देखो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एडनेक्सा में हमारी ओवरी और दोनों चीज़ें आ जाती है, ठीक है। ट्यूबो ओवरियन एब्सेस या एडनेक्सल टेंडरनेस, एंडोमेट्रियोमा, फिक्स्ड एडनेक्सा, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद हमारा आता है रेक्टम। देखो रेक्टल वॉल और ल्यूमेन का असेसमेंट करते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि रेक्टल वॉल बहुत स्मूथ, कोई मास नहीं, कोई टेंडरनेस नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बट एबनॉर्मल फाइंडिंग्स कहते हैं कि रेक्टल मास, ठीक है, ट्यूमर, पॉलिप्स, स्ट्रक्चर, रेक्टल वॉल का थिक होना, और इन्फ्लामेटरी चेंजेस या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। फिर एनाल कैनाल की बात करें, देखो नॉर्मल फाइंडिंग क्या होता है, एनाल स्फिंक्चर नॉर्मल टोन का, ठीक है, कोई फिशर नहीं, कोई हेमरॉइड्स या कोई मास नहीं। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होगा कि एनाल फिशर, हेमरॉइड्स, एनाल एब्सेस, फिस्टुला इन एनो, या फिर यही सारी चीज़ें हैं, लाइक एनाल ट्यूमर, रिड्यूस्ड या फिर इंक्रीज स्फिंक्चर टोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारी इसमें आएंगी। तो ओवरऑल अगर हम नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें रेक्टोवेनल एग्जामिनेशन की, अगर एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि रेक्टोवेजाइनल सेप्टम स्मूथ और मोबाइल होगा, ठीक है, सर्विक्स स्मूथ फॉर्म और मूवमेंट वाली होगी, पोस्टीरियर यूट्राइन सरफेस नॉर्मल होगा, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स में कोई नोडुलैरिटी या टेंडरनेस नहीं, पाउच ऑफ डॉगलस में कोई फुलनेस या ऐसा चीज़ नहीं, फ्लूइड नहीं, एडनेक्सा में कोई मास या टेंडरनेस नहीं, रेक्टल वॉल स्मूथ, एनाल कैनाल नॉर्मल और स्फिंक्चर टोन नॉर्मल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या हो सकता है, ओवरऑल एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें तो एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक एब्सेस, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, रेक्टल ट्यूमर, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, पेल्विक एडेशंस, या फिर सर्वाइकल कैंसर एक्सटेंशन, रेक्टल कार्सिनोमा, सेकंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, फिक्स्ड यूट्रस वगैरह, या फिर टेंडर पाउच ऑफ डॉगल्स, ये मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन में, देखो सही टेक्निक से किया गया रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मली सेफ होता है, और फिर भी कुछ प्रोबेबिलिटी वाली कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि हल्का बहुत दर्द या फिर माइल्ड डिस्कम्फर्ट, रेक्टल या वेजाइनल म्यूकोसा में हल्का फुल्का चोट आ सकती है, या हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, वैजोवेगल रिएक्शन और चक्कर आना, पसीना आना, बेहोशी जैसा महसूस होना,
इन्फेक्शन का बहुत कम रिस्क होता है अगर स्टेराइल टेक्निक का वो को हमने फॉलो किया तो, ठीक है। और बहुत तेज सीवियर दर्द अगर पहले से एनाल फिशर या एक्यूट प्रोक्टाइटिस या फिर बहुत कोई क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन है तो, ठीक है। तो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंस क्या है कि रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन पोस्टीरियर पेल्विक एग्जामिनेशन का असेसमेंट करने की एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टेक्निक है, ठीक है। इसमें स्पेशली क्या होता है, डीप इन्फ्लेटिंग एंडोमेट्रियोसिस या रेक्टोवेजाइनल सेप्टम लेजन्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट नोड्यूल्स, पोस्टीरियर पेल्विक मासेस, पेल्विक मैलिग्नेंसीज, रेक्टल डिजीजेस और पाउच ऑफ डॉगलस की एबनॉर्मल पहचान में ज़्यादा हेल्प करता है। कोई ऐसा पेशेंट जो नॉर्मल बायोमैनुअल एग्जामिनेशन में चीज़ें नहीं होती हैं ऐसी कंडीशन, तो उन्हें हम रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू और करेक्ट तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन क्या करता है, आगे की जो भी इमेजिंग लाइक फिर चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, बायोप्सी या सर्जिकल प्लानिंग, इन सभी के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन। तो देखिए एडवांटेजेस में यही है कि पोस्टीरियर पेल्विक स्ट्रक्चर्स का हमें एक बेटर क्लिनिकल असेसमेंट हमें यहाँ से मिलता है। जो भी डीप एंडोमेट्रियोसिस है इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी इसके अलावा जैसे कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स को अच्छे से पैल्पेशन इसका पॉसिबल है। रेक्टोवेजाइनल सेप्टम की जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं इसका असेसमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा पाउच ऑफ टॉगलस में फ्लूइड नोड्यूल्स या मास का हम बेटर तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टल पैथोलॉजी और गायनोकोलॉजिकल पाथवे इसका एक साथ असेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर पेल्विक मैलिग्नेंसीज के लोकल एक्सटेंशन का क्लिनिकल असेसमेंट करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली रूटीन एग्जामिनेशन तो ये नहीं है, इसलिए केवल इंडिकेशंस होने पे किया जाता है। और पेशेंट के लिए अगर अनकंफर्टेबल या कई बार थोड़ा सा शर्मिंदगी का भी रीज़न बन सकता है। और एग्ज़ामिनर के एक्सपीरियंस और उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो ओबेसिटी, पेल्विक मसल स्पाज्म या बहुत पेन की कंडीशन में एग्जामिनेशन थोड़ा टफ हो जाता है। बाकी छोटे लेजन्स या जो प्राइमरी डिजीज़ की जो कंडीशंस होती हैं, हम पैल्पेशंस कई बार मिस हो जाती हैं। उसके अलावा डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए आप अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी या बायोप्सी जैसे अलग जो भी और अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं इनकी आवश्यकता भी कई बार होती है, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे ये है कलेक्शन ऑफ सैंपल्स फॉर इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें पैप स्मेयर, वजाइनल स्वैब और अदर स्पेसिमेंस इन गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो इसका एक ओवरव्यू देखेंगे हम, फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है सैंपल कलेक्शन का, इंडिकेशंस क्या होंगे सैंपल कलेक्शन के, एंड प्रिपरेशन बिफोर सैंपल कलेक्शन, फिर इक्विपमेंट कौन से रिक्वायरमेंट होगी, इनमें क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपल्स कलेक्टेड, कौन कौन से सैंपल के टाइप हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें पैप स्मेयर, जिसको हम बोलते हैं पेपानिकोलो स्मेयर, इसकी डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे पैप स्मेयर के, प्रोसीजर क्या होगा पैप स्मेयर कलेक्शन का, नॉर्मल फाइंडिंग, एबनॉर्मल फाइंडिंग, ये सारी चीज़ें। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोसीजर और इसमें वही सारी चीज़ें, वजाइनल स्वैब, तो कैसे कैसे चीज़ों को हम कैरी करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो खैर कोशिश करते हैं इसको समझने की, ठीक है। मैं आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए कि कैसे यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ें। चलिए, तो कलेक्शन ऑफ
सैम्पल्स फॉर इन्वेस्टिगेशंस। देखो सैम्पल्स को का जो भी कलेक्शन है, ठीक है, ये एसेंशियल पार्ट है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमारा जैसे ब्लड वगैरह है, इनको इन सारी चीज़ों को तो कलेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है डायरेक्टली, बट यहाँ पे सैम्पल्स हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कौन से स्पेसिमेंट्स ऑब्टेन करेंगे हम, सर्विक्स, वजाइना, एंडो सर्विक्स या बॉडी के अदर पार्ट से हमारी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के लैब एनालिसिस में के लिए। तो ये जो भी सैंपल्स होते हैं ये डायग्नोस इनसे किया जाता है क्या कि इन्फेक्शियस डिजीजेस या कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशंस या प्री कैंसरस लेजन्स या सर्वाइकल कैंसर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ और अदर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी चीज़ों को। तो मोस्ट कॉमनली कलेक्टेड स्पेसिमेंट्स जो आते हैं पैप स्मेयर है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, वेजाइनल स्वैब है इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए, एंडो सर्वाइकल स्वैब्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए, और हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो सैंपल्स हैं सर्वाइकल कैंसर रिस्क असेसमेंट के लिए। तो प्रॉपर स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट करना है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एक्यूरेट लेबोरेटरी रिजल्ट्स मिल सकें, और जो भी डायग्नोसिस है उसको हम इंश्योर कर सकें कि हमारा रिज़ल्ट बहुत बेटर आने वाला है और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उससे हमारा डिसाइड होगा। तो जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं या जो भी इंडिकेशंस रहने वाले हैं इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे अलग अलग टेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनके सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और कैसे उनका असेसमेंट करेंगे, आखिर पता कैसे चलेगा हमें क्या सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल दैट्स इट। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी आज क्लास में हमने काफ़ी कुछ देखा रेक्टो वजाइनल एग्जामिनेशन के तौर पे, रेक्टम और वजाइनल को कैसे समझेंगे, ठीक है। तो बाकी जैसे रह जाए वो मिलेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक